हाँ तनु बेटा, आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? अब देखो, अब आवाज आ रही है? तनु, आवाज आ रही है? अभी देखो बेटा, आवाज आ रही है? ओके, चलो फिर ठीक है, स्टार्ट कर दें क्लास। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं replication of DNA। तो बोलिए बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है? कुछ आइडिया है आपको? हाँ तनु,
कुछ भी जो भी आपको पता है वह बोल दीजिए मुझे। नहीं नहीं पता। When the DNA makes its complementary RNA, नहीं बेटा गलत बोले हो आप। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है जेरोक्सिंग ऑफ डीएनए। आप आर ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन बोले हो। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे जेरोक्सिंग ऑफ डीएनए। जेरोक्सिंग मतलब आपको पता है जब आप जेरोक्स करते हो किसी पेज का तो दूसरी कॉपी निकालते हो, है ना। दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं कॉपीइंग ऑफ डीएनए। कॉपीइंग ऑफ डीएनए हम ऐसा भी लिख सकते हैं डीएनए के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से डीएनए अपने जैसे दूसरी कॉपी, फिर दूसरे से तीसरी चौथी कॉपी बनाएगा। ऐसे डीएनए के इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम रेप्लिकेशन बोलेंगे, राइट। तो रेप्लिकेशन इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of DNA to form exact copies of itself. Exact copies of itself. खुद की कॉपीज बनाता है डीएनए। इसी प्रोसेस को बेटा जी हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन के बारे में आप सबसे पहले एक बात याद रखोगे, क्या? रेप्लिकेशन इज सेमी conservative in nature. Semi conservative in nature. रेप्लिकेशन बेटा सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। अब ये सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगा, वेट कीजिए। हेलो हेलो सुशांत, गणेश, लक्ष्मी, और मेरी आवाज ओके, वेरी गुड। ठीक है, आवाज स्लो है क्या? वेट बस हो जाएगी ठीक, नेटवर्क की वजह से शायद स्लो हो। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, फिर से हो जाएगा। हेलो, अभी आवाज ठीक आ रही है? ये देखो बेटा हमने यहाँ पर डायग्राम पेस्ट कर दिया है, बहुत ही आसान सा डायग्राम है ये। डायग्राम दिखाई दे रहा है तुम लोग को? अभिजीत सर, डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ तनु, प्रवीण कुमार, हाँ। तो मैंने ऊपर लिखा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस मतलब क्या? आप इस डायग्राम में देख लो बेटा, ये पेरेंट डीएनए है, दिस इज द पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए, आपको पता है डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, राइट। ये अगर पेरेंट डीएनए हैविंग टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो दो चेन्स ना सेपरेट हो जाएंगे। देखो सेपरेट होने के बाद ये रहा एक चेन रेड चेन, ये रहा दो चेन, दो रेड चेन्स पेरेंट चेन सेपरेट हो गए और हर एक पेरेंट चेन पे दूसरा वाला चेन नया बना। आप देख लो जो पर्पल वाला बैंगनी कलर का चेन है ना, ये न्यू स्ट्रैंड है।
यहाँ पर भी ये न्यू स्ट्रैंड, लेकिन जो रेड वाला था ना बेटा, इट इज द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, पेरेंट डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड। ये वाला भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल्स बन गए आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर जेरोक्सिंग, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन? अब देख लो, दोनों मॉलिक्यूल्स में एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और एक न्यू स्ट्रैंड, पर्पल वाला स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है। तो ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें एक डीएनए दो कॉपीज बनाएगा, लेकिन हर कॉपी में कोडिंग, कुछ कोडिंग वोडिंग नहीं है यहाँ पर। हर डीएनए कॉपी के अंदर देखो, तुमको पता ही है डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल के दो कॉपीज बन गए, दो मॉलिक्यूल्स बन गए। हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पेरेंटल ही रहेगा, दूसरा वाला नया बनेगा। मतलब हाफ पेरेंटल डीएनए होगा, हाफ न्यू डीएनए होगा। Therefore हम बोलेंगे semi conservative nature of DNA is, semi conservative replication is that replication in which the new DNA molecules formed contain one parental strand, and one newly formed strand. एक पेरेंटल स्ट्रैंड बनेगा, एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ इस डायग्राम में रेड वाली स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, पर्पल वाली स्ट्रैंड जो है वो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, डीएनए में तो दो ही स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड पेरेंटल, दूसरा स्ट्रैंड न्यू। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें 50% पेरेंटल डीएनए होगा, 50% पेरेंटल DNA and 50% न्यू DNA। समझ आई बात? तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा रेप्लिकेशन का मेथड जिसमें एक डीएनए से दो कॉपीज बनेंगे, लेकिन उन दोनों कॉपीज में एक एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला स्ट्रैंड होगा और एक ही स्ट्रैंड नया बनेगा। ओनली वन न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, 99.99% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही होता है। ओके, आप लोग बेटा याद रखेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दो साइंटिस्ट्स ने। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय Matthew Meselson and Frankel Stock। ये बहुत ही फेमस दो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पहली बार सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो।
हाँ जी, अब देखो आगे। हम देखेंगे बेटा रिक्वायरमेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एक मिनट, the requirements of DNA replication। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला रिक्वायरमेंट, जिस चीज की रेप्लिकेशन होनी है वो तो प्रेजेंट होना पड़ेगा ना, तो अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा रिक्वायरमेंट, डीएनए बेटा अनवाइंडिंग एंजाइम्स, डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम्स। तीसरा रिक्वायरमेंट, डीएनए synthesizing enzymes। चौथा रिक्वायरमेंट, आरएनए synthesizing enzymes। पांचवा वाला रिक्वायरमेंट, आराम से पीजिएगा। सिंगल stranded as well as double stranded DNA stabilizing enzymes। DNA stabilizing enzymes and proteins। ये 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी डीएनए रेप्लिकेशन में। हम नाम लिखेंगे सबसे पहले। मैंने लिखा डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम्स। डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम्स आर नोन एज हेलिकेसेस। DNA synthesizing enzymes are known as DNA polymerases। DNA polymerases, RNA synthesizing enzymes, primases, सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए स्टेबलाइजिंग एंजाइम्स, इसमें हम लिखेंगे टोपो आइसोमेरेसिस। टोपो आइसोमेरेसिस एंड सिंगल strand binding proteins। Single strand binding proteins, SSBs इनको शॉर्ट में बोलते हैं, SSBs। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके हम स्टेप्स बता देंगे। ये बी कॉस थीटा, ये 2b कॉस थीटा। स्क्रीनशॉट हो गया ना? बस फिर क्या है, ये हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? v2 - v1
equals to minus mechanism of U2 minus U1। चलो करके देखते हैं, DNA चलो करके देखते हैं यहाँ पर। replication। होता कैसे है, ये जितनी सारी हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी, वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, कौन कौन से स्टेप में यूज होती हैं, वो हम सारा यहाँ पर लिखेंगे। आप ऐसे ही रुको, मैं एक डायग्राम ढूंढ के लाता हूँ। कितना है 1, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। m v1 plus m v2 equals to पहले का मोमेंटम m ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम आएगा। बताओ, मुझे डायग्राम दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ, तनु, प्रवीण, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, कितना ठीक है, तो अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन। बेटा, डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हर जगह पे स्टार्ट नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले आएगा बेटा एंजाइम, उसका नाम है डीएनए हेलिकेस। यहां तक कितने लोग पहुंच रहे हैं? डीएनए हेलिकेस। ये एंजाइम आप देख सकते हो बेटा, दिखाया गया है यहाँ पर। हाँ, ये एंजाइम डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह पर अटैच होगा। इट अटैचेस at a specific site. It attaches at a specific site on the double-stranded DNA. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये एक पर्टिकुलर जगह, एक खास जगह पर अटैच होगा। बेटा, जिस जगह पर ये अटैच होगा ना, उस जगह का नाम है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसी और जगह पर ये अटैच हो ही नहीं सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ अटैच होना है किसके पास? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। ठीक है, ठीक है ना? ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम आया और ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम डीएनए में सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर अटैच हो गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है बेटा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, और प्रोकैरियोटिक डीएनए में
केवल एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओनली वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं ORIC। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा होता है और यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल नंबर ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। मल्टीपल ऑरिजिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से इन्होंने दिखाया है, चलो मैं उसमें रेड आउटलाइन डाल देता हूं। ये चलो मैं उसमें रेड कलर भी कर देता हूं। ये जो मैंने रेड कलर मारा यही तो है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नाम है डीएनए हेलिकेस। जैसे ही ये डीएनए हेलिकेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ओरिजिन पे अटैच हो जाएगा, ये डीएनए हेलिकेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, उन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। समझ रहे हो बात? पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से मुझे ये डायग्राम चाहिए। पूरी क्लास में हम इस डायग्राम के साथ ही खेलेंगे। क्या कर दिया हमने? एक मिनट। यहाँ पे देखो इसकी वाली स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, ये है हमारा डीएनए हेलिकेस। तो मैंने कहा डीएनए हेलिकेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ओरिजिन पे अटैच हो गया। सपोज हम यहाँ पर दिखाएंगे, ध्यान से देखना। मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और ये रहा इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में बॉन्ड्स। बताओ मुझे बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं उनमें कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? मैं पढ़ाया हूं। अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, मुझे बताओ कौन से बॉन्ड्स होंगे? वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दीज आर विच बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बने होंगे। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमीन होगा और बीच में होंगे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2। अगर यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन होगा तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? 3। ऐसे करके। अब हमने क्या बोला? हमने बोला बेटा यहाँ पर डीएनए हेलिकेस एंजाइम अटैच हुआ। मान लो ये ओरिजिन था, इस ओरिजिन के पास डीएनए हेलिकेस एंजाइम अटैच हुआ। ये रहा हेलिकेस। ये हेलिकेस क्या काम करेगा बेटा? ये वहां पर उस ओरिजिन की जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, लाइक दिस। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, बेटा मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या आया था, आप मुझे क्वेश्चन दिखा दो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो हेलिकेस जहां पर अटैच हुआ था ना बेटा, वहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख सकते हैं, अगर ये 3 प्राइम था तो ये 5 प्राइम।
बी से आया, ठीक है। बी से वापस। और देख लो आप, डीएनए हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के रख दिया। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे तो दो डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से दूर चले गए, जैसा यहाँ पर हुआ। यहाँ पर हेलिकेस अटैच ही था, तो हेलिकेस ने यहाँ वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बेटा तोड़ दिया है। ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। और ये हेलिकेस ना बेटा आगे की तरफ भी मूव करता जाएगा। आप देख सकते हो बेटा एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन चुका है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से। बेटा जी इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को बट हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। और यही रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो क्या सीखा बेटा हमने? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर अटैच होगा हेलिकेस एंजाइम, ठीक है। अच्छा तनु बेटा, आपने हेलिकेस के बारे में पूछा ना, मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए की, प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए गायरेस। उसी डीएनए गायरेस में हेलिकेस एक्टिविटी भी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में हेलिकेस अलग और टोपोआइसोमेरेस अलग। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था क्या? आप मुझे क्वेश्चन दिखा देना, ठीक है ना। ठीक है ना जी। तो क्या बात कर रहे थे हम बेटा? मैंने आपको बोला कि जहां पर हेलिकेस एंजाइम अटैच हुआ है उस जगह पर हेलिकेस एंजाइम, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। नहीं बेटा, आप ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो, यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात हो रही है बेटा। रेप्लिकेशन में हेलिकेस एंजाइम या डीएनए गायरेस एंजाइम बॉन्ड्स को तोड़ेगा और स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन में हेलिकेस और टोपोस गायरेस, डीएनए गायरेस काम नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन में दूसरा चीज है, एक एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के पास ही कुछ एक्टिविटी होती है, उसके पास एक फ्रैगमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। उसी से सारा कुछ होता है। आपने रेप्लिकेशन नहीं बताया मुझे, आपने ट्रांसक्रिप्शन बोला, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांस रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन में जब भी डीएनए स्ट्रैंड्स अनवाइंड होंगे, अनवाइंड कैसे होंगे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो अनवाइंड होंगे हेलिकेस एक्टिविटी से, हेलिकेस एंजाइम से, ठीक है। तो हेलिकेस एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, जितना ज्यादा डीएनए हेलिकेस पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा, आप देख सकते हो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता जाएगा उतना ज्यादा आगे आगे डीएनए स्ट्रैंड्स में ना टाइटनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टाइटनेस, वो ज्यादा टाइटली कॉइल्ड हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, हम एक काम करेंगे, हम एक थ्रेड लेंगे, दो धागे ले लेंगे, या हमारे घर में वायर होती है ना, तार, जिसके साथ हम बिजली का बल्ब जोड़ते हैं। आपने देखा होगा उस तार में दो तारें लगी होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ हेलिकली कॉइल्ड होती है। अगर हम बेटा उन दो तारों के एंड्स को पकड़कर उसको खोलने की कोशिश करते हैं, खुल जाएंगी वो आगे से, लेकिन पीछे से ना वो टाइट हो जाती है। ऐसा कभी किया है? अरे मुझे न्यूट्रल फेज से कोई मतलब नहीं बेटा। देखो देखो, अगर ये एक तार है, एक वायर है, इस वायर के साथ दूसरा वायर ऐसे रहेगा, रहेगा ना। मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, अगर इस रेड वाले वायर के एंड को पकड़ा
और ग्रीन वाले वायर के एंड को पकड़ा और इनको सेपरेट करने की कोशिश की, खोल दिया। ठीक है ना, तो ये खुल जाएगा, लेकिन पीछे पीछे ये बहुत टाइट भी हो जाएगा, पूरा नहीं खुल पाएगा। समझ रहे हो आप? सेम कहानी इस डीएनए के साथ है। डीएनए हेलिकेस पीछे पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा, लेकिन आगे जितना पोर्शन अभी जुड़ा है, जितना डीएनए का हिस्सा अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है, उसको हम अनवाउंड रीजन बोलेंगे। ये देखो, ये अनवाउंड रीजन है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज अनवाउंड, अनवाउंड डीएनए। ये अभी डबल स्ट्रैंड है। इस अनवाउंड डीएनए में टाइटनेस आ जाएगी। टाइटनेस क्यों? क्योंकि बेटा इसमें सुपर कॉइलिंग होती है। टाइटनेस आती है बिकॉज ऑफ सुपर कॉइलिंग। अनवाउंड डीएनए में आती है सुपर कॉइलिंग, मतलब और ज्यादा ये टाइट होता है। समझ रहे हैं बात? तो डीएनए हेलिकेस क्या काम कर रहा है? डीएनए हेलिकेस पीछे से, एक मिनट, पीछे से डीएनए हेलिकेस ना पीछे से कंटिन्यूअसली डीएनए हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, डीएनए को अनवाउंड कर रहा है। सॉरी, डीएनए अनवाउंड कहां लिखूंगा, बाउंड, WIND। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। अब सही है। ये वाला रीजन अभी डबल स्ट्रैंडेड ही है, डबल स्ट्रैंडेड पार्ट। डबल स्ट्रैंडेड पार्ट, अभी भी ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें सुपर कॉइलिंग आ गई। समझ रहे हो बात? पीछे से ये ओपन हो रहे हैं दो चेन्स, लेकिन आगे से जितना हेलिकेस मूव करता जाएगा उतना हेलिकेस आगे सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस करेगा। उस सुपर कॉइलिंग से इस डबल स्ट्रैंडेड रीजन में टाइटनेस पैदा होगी, इसको ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। तब जाके जरूरत पड़ती है बेटा दूसरे एंजाइम की। आप देख सकते हो यहाँ पर, उस दूसरे एंजाइम का नाम ये रहा, टोपो आइसोमेरेस। दो चीजें होंगी यहाँ पर, हेलिकेस एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और दो डीएनए चेन्स को ना सेपरेट कर देगा, लेकिन आगे आगे सुपर कॉइलिंग पैदा हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग से दो डीएनए चेन्स बहुत टाइट हो जाएंगी, इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर जाके क्या काम करता है, फिर जाके वहां पर ऐड होता है दूसरा एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है बेटा टोपो आइसोमेरेस। ये टोपो आइसोमेरेस डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड रीजन है उसकी टाइटनेस को भी खोल देता है, सुपर कॉइलिंग को खोल देता है। तो मैं यहां लिखूं, टोपो आइसोमेरेस क्या काम करेगा? इट removes the super coiling. It removes the super coiling. सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए टोपोआइसोमेरेस से रिमूव होगी और डीएनए चेन्स अनवाइंड होंगी, डीएनए चेन्स अलग अलग हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेस। ठीक है ना? अभी भी इनिशिएशन ही चल रहा है, ध्यान रखिए। अभी भी चल रहा है क्या? इनिशिएशन ऑफ डीएनए। इज इट ओके? इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
इस स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? आगे जाते हैं। इस स्पीड से ऊपर गया कितनी हाइट तक अब अगली बार ऊपर जाएगा? स्पीड इस बार कितनी हो गई है? e into under root 2st है ना? हाँ जी बेटा। अब क्या होगा तीसरा काम? तीसरा काम आप देख सकते हैं, एक एंजाइम है, उसका नाम है प्राइमेस। इस डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा, प्राइमेस एंजाइम है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये है प्राइमेस एंजाइम। ब्लू, पता नहीं कौन सा कलर बोलते हो आप इसको, ब्लू ही है शायद, मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ। चलो जी, ये वाला कलर यूज कर देता हूँ, ये है प्राइमेस। ठीक है, बैंगनी। अब मैंने उसको दूसरा कलर बना दिया, ये है प्राइमेस एंजाइम। अब जहां पर दो डीएनए चेन्स अनवाइंड हो चुके हैं बेटा, वहां पर प्राइमेस एंजाइम भी ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। इधर देखिए, प्लस ये कितना है? -g। x पता नहीं, x कितना है यहाँ पर? x को कितना हुआ? e स्क्वायर, यानी अगली बार ये e स्क्वायर h हाइट तक ऊपर जाएगा। पहले हाइट कितना है मैंने h, फिर कितना ऊपर गया ये e स्क्वायर h। अभी कहाँ आएगा ये? तो यहाँ पर था हमारा हेलिकेस, अगली बार और हेलिकेस के पीछे था हमारा टोपोइसोमेरेस। तो अब देखिए तो सही, मैं प्राइमेस को अब लाऊंगा ना, इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम दिखाया। टेंशन काहे ले रहे? ये देखो, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा एक और एंजाइम, इसका नाम है प्राइमेस। ध्यान से देखियो मैं बोल क्या रहा। जो मैंने आपको कलर्ड वाला डायग्राम दिखाया है ना, उसने एक रेप्लिकेशन खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, प्राइमेस एंजाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये प्राइमेस एंजाइम क्या काम करेगा बेटा? ये प्राइमेस एंजाइम एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। प्राइमेस, व्हाट इज दिस? इट इज एन आरएनए पॉलीमरेज। और याद रखेंगे बेटा आप, आरएनए पॉलीमरेसिस का काम है, वो आरएनए चेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरएनए चेन्स। ठीक है ना? तो होगा क्या? यही वाला ये प्राइमेस जो है, ये प्राइमेस यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए चेन बना देगा। ध्यान से देखिए, प्राइमेस ने एक छोटा सा आरएनए चेन बना दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज आरएनए चेन। ठीक है, ये किसने बनाया? प्राइमेस एंजाइम ने। It produces a small RNA chain। बेटा जी, इस आरएनए चेन को हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। ठीक है ना? तो क्या है ये एक आरएनए प्राइमर है। अब सवाल ये है कि वहां पर आरएनए प्राइमर की जरूरत क्या है बेटा? अब यहाँ पर एक बड़ा सा एंजाइम आएगा, उस बड़े से एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? ये देखिए बेटा, इस बड़े से एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज।
क्या है नाम? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अब डीएनए चेन को सिंथेसाइज करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि डीएनए पॉलीमरेज चेन को सिंथेसाइज नहीं करता, बनाता नहीं, ये बस चेन को एक्सटेंड कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड चेन को ये खींचेगा एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके, लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं। डीएनए पॉलीमरेज कैन इलोंगेट, it can elongate or extend a nucleotide chain। ये न्यूक्लियोटाइड चेन को एक्सटेंड ही कर सकता है, but cannot synthesize it by itself। but cannot synthesize, ये खुद से बना नहीं सकता। ये तो वही बात हुई ना, इधर देखो, जब हम मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने के लिए हमको ईंटों की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मकान बनाने से पहले बेटा हम एक पत्थरों और सीमेंट का एक बेस बनाते हैं, उसी बेस के ऊपर हम फिर ब्रिक्स, ईंटें और सीमेंट लगाते हैं। समझ रहे हैं बात? मकान तो हमारा सीमेंट और ईंटों का बना, लेकिन सीमेंट और ईंटों से पहले भी हम एक पत्थरों का एक बेस बनाते हैं, उस बेस के ऊपर हम ईंटें लगाते हैं। ठीक है ना? वही सीन है यहाँ पर। यहाँ पर पहले एक आरएनए चेन बना जिसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। ये आरएनए प्राइमर ना बेस का काम करेगा। इसी आरएनए प्राइमर को खींचेगा, एक्सटेंड करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज खुद से यहाँ पर बेस नहीं बना सकता, इसमें बेस बनाने की एबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा बेटा? ये बस काम करेगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन किस चीज का? ये एक्सटेंड करेगा किसको? ऑलरेडी वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड चेन होगा, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए वाली चेन है या डीएनए वाली चेन, उसी को एक्सटेंड करेगा। अब प्राइमेस एंजाइम की जरूरत बेटा इसीलिए पड़ती है। ये प्राइमेस एंजाइम क्या काम करता है बेटा? ये वहां पर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है। किसके लिए? ताकि उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आए और वही डीएनए पॉलीमरेज इस आरएनए प्राइमर को पकड़ के खींच ले और एक्सटेंड कर ले। क्या समझे? समझ रहे बात? प्राइमर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज में एक प्रॉब्लम है, इसमें एक डिसएडवांटेज है, ये खुद से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं कर सकती। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेस चाहिए और वो बेस इसको मिलती है आरएनए प्राइमर से। और आरएनए प्राइमर बनाता है कौन? आरएनए प्राइमर बनाता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है प्राइमेस। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? एक और चीज ध्यान में रखो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो हमारा नया वाला डीएनए चेन बन रहा है बेटा, ये बनेगा कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब देख लो, जो पेरेंट वाली चेन थी उसका खुद का डायरेक्शन क्या था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 3 प्राइम के एंड के सामने जो एंड आएगा वो 5 प्राइम एंड होगा। समझ रहे बात? आर यू गेटिंग दिस? ओके। तो यहां से यहां तक जो मैंने बैंगनी रंग का बनाया बेटा, ये डीएनए चेन, नया वाला डीएनए चेन है। और पीछे जो हल्के से फिरोजी कलर का बनाया, ये है आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर को बनाया है किसने? प्राइमेस एंजाइम ने।
ठीक है, अब देखो एक और प्रॉब्लम क्या है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना बेटा, ये साइमल्टेनियसली समझते हो ना, साइमल्टेनियसली ये दोनों डीएनए चेन्स के ऊपर सिंथेसिस करेगा। मतलब ये वाली चेन जिसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरी वाली चेन जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको एक बार में ही दोनों ओपन डीएनए चेन्स के ऊपर नया वाला स्ट्रैंड बनाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए ये क्या करेगा, एक बार में दोनों चेन ओपन हुई चेन्स को इसको पकड़ना है। तभी मैं बोलूं इस डीएनए पॉलीमरेज के पास ना बेटा 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ। ये देखिए, ये दोनों चेन्स को एक ही बार में पकड़ेगा, ऐसे करके पकड़ लिया है ना, और दोनों चेन्स पे इसको एक ही डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पर अगर ऐसे डीएनए सिंथेसिस करेगा ना बेटा, तो वो 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस करनी पड़ेगी। ठीक है तो आप याद रखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन होता है, पहले बाइंड होता है डीएनए हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ओपन करता जाएगा, पीछे सुपर कॉइल्स बनती जाएंगी, उनको खत्म करेगा टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइल्स को खत्म करता जाएगा और आगे से ऐड होता जाएगा प्राइमेस आगे मूव करता जाएगा और एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा। होगी इनिशिएशन के बाद आएगा एलोंगेशन बेटा। एलोंगेशन होती है किससे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएट नहीं कर सकता नए न्यूक्लियोटाइड्स को, ये सिर्फ नए न्यूक्लियोटाइड्स को वहां रख नहीं सकता, ये पुराने ही बेस को एक्सटेंड करेगा बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये वाला पार्ट हम एलोंगेशन में लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये भी है, इसको दोनों ओपन हुए चेन्स के पास साइमल्टेनियसली डीएनए सिंथेसिस कराना है। ठीक है ना, इनिशिएशन मैंने बता दिया, आपको मैं एलोंगेशन बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, मतलब आधा बता ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलो बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगेगा? देखते जाओ। इस बार मैं डायग्राम वो वाला नहीं लूंगा, मैं बस हाथ वाला डायग्राम ही लूंगा जो मैंने हाथ से बनाया। बताओ स्पीड कितनी है? EGT। चलिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, इसकी स्पीड कितनी रहेगी? फाइनल स्पीड कितनी रहेगी? 0। इनिशियल स्पीड कितनी है? EGT। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पहुंचने में? ये अभी भी डबल स्टैंडर्ड रीजन है, मैं आपको बता ही चुका हूं। इस पे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम काम कर ही रहा है और हेलिकेस एंजाइम भी काम कर रहा है। हेलिकेस बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा। वापस लौटने में कितना लगेगा मुझे? और पीछे पीछे इसके टोपोआइसोमेरेज एंजाइम भी है, वो सुपर कॉइल्स को रिमूव करता जाएगा। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर प्राइमेस एंजाइम को रख दिया है और प्राइमेस एंजाइम ने बेटा जी छोटा सा आरएनए प्राइमर भी बना लिया है। ठीक है, ये था इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद मैंने आपको बताया, एक मिनट पहले मुझे नाम लिखने दो, अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये इसका 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड है तो ये इसका 3 प्राइम एंड। रेप्लिकेशन फोर्क इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस
होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, फिर ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इज एलोंगेशन। Elongation. Second stage of DNA replication is elongation. और elongation होगी बेटा किस वाले एंजाइम से? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। तो मैं आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में बेटा दो हाथ मतलब दो सब यूनिट्स होते हैं। आप ऐसा मान के चलो, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये अपने एक सब यूनिट से एक डीएनए चेन को पकड़ के रखेगा और दूसरे सब यूनिट से दूसरे डीएनए चेन को पकड़ के रखेगा। ठीक है, और यहां पर इसने ये देखिए बेटा नई वाली डीएनए चेन को सिंथेसाइज कर दिया है, यहां से लेके यहां तक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। बस प्रॉब्लम ये है कि इस डीएनए चेन के पीछे एक आरएनए प्राइमर है, ये था प्राइमर। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बन गए, देखिए बेटा जितना आगे हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ओपन करता जाएगा उतना ये 3 प्राइम एंड आगे बढ़ता जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करेगा, ये इस वाली चेन पे नीचे वाली चेन पे भी कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करेगा, लेकिन सिंथेसिस करने के लिए अगेन इसको चाहिए क्या? प्राइमर। तो फिर से यहाँ पर प्राइमेस एंजाइम ऐड होगा। ये देखिए बेटा प्राइमेस एंजाइम ऐड हुआ, ये प्राइमेस एंजाइम एक छोटा सा आरएनए प्राइमर फिर बना देगा, ये बना दिया आरएनए प्राइमर। तब जाके ये डीएनए पॉलीमरेज एक और डीएनए चेन सिंथेसाइज करेगा। ये देखिए अगेन, ये अगर 3 प्राइम हैंड है तो बेटा ये 5 प्राइम हैंड और ये 3 प्राइम हैंड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास दो हाथ हैं, ये डीएनए सिंथेसिस दोनों चेन्स पे साइमल्टेनियसली कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इस वाली चेन पे, ऊपर वाली चेन पे ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करेगा, नीचे वाली चेन पे जितना ये थोड़ा सा सिंथेसिस करेगा ना इसका हाथ छूट जाता है। प्रॉब्लम ही ये ऐसा, आपको मैं एग्जांपल दूं, हम जब घर में सीढ़ी चढ़ते हैं, हमारे घर में सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के बगल में एक लंबा सा रेलिंग होता है। अगर सीढ़ी में 10 स्टेप्स है तो 10 स्टेप्स में लंबा सा रेलिंग लगा होता है ना सीढ़ी में, देखा है कभी? सीढ़ी में रेलिंग लगा होता है, हाँ या ना? हाँ। तो हम बचपन में क्या करते थे, हम सीढ़ी चढ़ते थे, हम दोनों हाथ एक जगह रखते थे, ठीक है, और फिर एक स्टेप चढ़े, आगे वाला हाथ आगे बढ़ा दिए लेकिन पीछे वाला हाथ वहीं पर है, दूसरा स्टेप चढ़े, हाँ, फिर तीसरा स्टेप चढ़े, पीछे वाले हाथ को हम वहीं पे सटा के रखते हैं लेकिन आगे वाले हाथ को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब हमको पीछे वाला हाथ छोड़ना ही पड़ेगा, छटकना ही पड़ेगा, तब हम दोबारा से एक चौथा स्टेप चढ़ पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, कोशिश करो तुम, एक सीढ़ी पे चढ़ने की रेलिंग है सीढ़ी में लगा हुआ, रेलिंग में एक ही जगह पर दोनों हाथों से पकड़ा, फिर राइट वाला हैंड लेफ्ट वाला हैंड को उठा के आगे आगे ले जा रहे हो, जितना तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो उतना लेफ्ट वाला हैंड आगे लेके जा रहे हो। कोशिश कर लो कि पीछे वाला हैंड ना छूटे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुमको मजबूरन पीछे वाला राइट वाला हैंड छटकना ही पड़ेगा। समझ रहे बात? तो पॉलीमरेज बेटा इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और नीचे वाली स्ट्रैंड में पॉलीमरेज को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी ना ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस कर पाएगा। ऐसा करने में जितना ये ऊपर वाली स्ट्रैंड में आगे बढ़ेगा उतना ये नीचे वाली स्ट्रैंड में भी आगे बढ़ेगा,
और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका ये वाला हाथ, ये वाला सब यूनिट ना छूट जाता है, फिर इसको दोबारा नीचे वाली स्ट्रैंड को पकड़ना पड़ता है और दोबारा पकड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा सिंथेसाइज करना स्टार्ट होगा, दोबारा डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा। स्टार्ट कर नहीं सकता, फिर दोबारा इसको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो बात? हाँ तनु बेटा तुम समझ रहे हो? हाँ देखो, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बैक फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और उसी टाइम ये इस वाली स्ट्रैंड पे बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। तो एक टाइम आएगा बेटा जब इसको हाथ छटकना पड़ेगा, ये वाला एंड छटकना पड़ेगा, छोड़ दिया हाथ को, जब छोड़ दिया तो डीएनए सिंथेसिस खत्म, डीएनए सिंथेसिस वहां पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते ना, पूरा डीएनए सिंथेसिस को करना है, फिर इसको दोबारा हाथ पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा इस चेन को पकड़ना पड़ेगा, दोबारा पकड़ेगा, फिर इसको दूसरे प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके दोबारा सिंथेसिस स्टार्ट हो। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब देखो, चलो मान लिया इसने दोबारा से इसको पकड़ ही लिया है, जैसे इसने दोबारा पकड़ लिया फिर से आएगा प्राइमेस एंजाइम। ये देखो बेटा यहाँ पर फिर से प्राइमेस एंजाइम, प्राइमेस एंजाइम फिर से बना देगा वहां पर छोटा सा आरएनए प्राइमर। ये देखो बेटा जी छोटा, सॉरी, ये देखो आरएनए प्राइमर बना दिया। जैसे ही आरएनए प्राइमर बन गया, अब डीएनए पॉलीमरेज फिर से सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। मान लो यहां तक स्टार्ट किया, बैक जा ही रहा है, अगेन इसको, ये तो आगे ऊपर वाली चेन पे आगे भी जा रहा है, बैग यहाँ पर बैक जा रहा है, अगेन थोड़ी देर तक ये सिंथेसिस करने के बाद इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के बाद फिर से पकड़ना पड़ेगा, तो इसको तीसरे वाले प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ये वाला प्राइमर फिर प्राइमेस एंजाइम तीसरा वाला प्राइमर भी बना देगा, और जैसे ही तीसरा वाला प्राइमर बनेगा, फिर ये हाथ, फिर ये इस डीएनए चेन को पकड़ेगा और डीएनए सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, तो ये प्राइमर, ये डीएनए फ्रैगमेंट, फिर से प्राइमर, फिर से डीएनए फ्रैगमेंट, 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस निकलना मुझे 40 मीटर। देख रहे हो, ऊपर वाली चेन पे एक ही बार में सिंथेसिस कर दिया पूरे डीएनए का, वहां पर केवल एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ी। लेकिन नीचे वाली चेन पे जितने ज्यादा फ्रैगमेंट्स बनाएगा उतने ज्यादा प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऊपर वाली डीएनए चेन में सिंथेसिस ऑफ डीएनए कंटिन्यू होता है। दैट इज व्हाई ऊपर वाली चेन को बेटा हम बोलते हैं या ऊपर वाले डीएनए सिंथेसिस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। लेकिन नीचे वाली स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, फिर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। यहां पर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स। Discontinuous DNA synthesis in the form of fragments. In the form of fragments. बेटा इन fragments को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी fragments. ओकाज़ाकी fragments. जिस चेन पे कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हुआ उस चेन को बेटा हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस चेन पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा बेटा उस चेन को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बना क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज में बेटा प्रॉब्लम है, डीएनए पॉल इसमें प्रॉब्लम क्या?
ये खुद से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, इसको बेस मिल जाए तब ये डीएनए सिंथेसिस कर ही देगा। ठीक है, हो गया इलॉन्गेशन। हेलिकेस आगे रिमूव करता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पीछे से सिंथेसिस भी होती जाएगी। समझ रहे हो बात? साइमल्टेनियसली दोनों चेन्स पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगी, और ये डीएनए सिंथेसिस हमेशा होगी। डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन जो बोलते हैं वो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस ही है। डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्या समझे? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी करो। 2 सेकंड तो नीचे जाने में कितना टाइम लगने वाला है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कितनी चलेगा ये? 20 मीटर। बेटा 11 क्लास के लेक्चर ज्यादा नहीं है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का मिलेगा आपको, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, और सेंस ऑर्गन्स का है वहां पर। है ना? तो 2 सेकंड में चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? 10 ये अभी हमारा डीएनए रेप्लिकेशन बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? आप देख लो ध्यान से, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। एक टाइम बेटा ऐसा आएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। ये था हेलिकेस, ये था टोपोआइसोमेरेस, ये था प्राइमेस। प्राइमेस ने एक बार में ही एक आरएनए प्राइमर बना दिया था, फिर एक डीएनए चेन। एक मिनट ये देखिए, यहां तक एक डीएनए चेन बना ही दी थी। ये रहा लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना? फिर लैगिंग स्ट्रैंड पे भी सेम कहानी। ये रहा प्राइमेस एंजाइम, फिर ये बना दिया आरएनए प्राइमर, यहाँ पर दूसरा आरएनए प्राइमर बेटा, फिर तीसरा आरएनए प्राइमर। ये देखिए प्राइमेस प्राइमेस, उसके बाद देखिए डीएनए सिंथेसिस फ्रैगमेंट्स में हुआ है। ये सीन है हमारे डीएनए का। इसका मतलब जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। लीडिंग स्ट्रैंड पे एक आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना है। जब आरएनए प्राइमर्स बेटा रिमूव हो जाएंगे, वहां पर गैप होगा, उन गैप्स को सील भी करना है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स, और रिमूवल ऑफ प्राइमर्स।
रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर रिमूव होगा। कैसे बेटा जी, याद रखना, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय removed by DNA polymerase 1। देखो DNA polymerase 1, प्रोकैरियोट्स में DNA polymerase 1 होता है, वही इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा। मतलब अब क्या होगा, अब DNA polymerase 1 यहां पर जुड़ गया, ये DNA polymerase 1 है, DNA pol फर्स्ट। और डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम करेगा, ये प्राइमर्स को रिमूव करेगा, लेकिन ये खुद मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ध्यान से रखना बेटा, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, मतलब ये यहां से ही इसको काट देगा, तो यहां पर जगह बची ना। सिमिलरली यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज 1, ये पॉल फर्स्ट, ये प्राइमर रिमूव कर देगा। यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज 1 है ना, यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव्स क्या, प्राइमर्स। याद रखना ये पॉइंट, बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मतलब है डीएनए पॉलीमरेज 1 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, 5 प्राइम डायरेक्शन से बेटा 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तब जाके इसको रिमूव करेगा। अगर डीएनए पॉलीमरेज ने 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव किया, तब हम बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। समझ रहे हो बात? इतना ही नहीं, देन जो वहां पर गैप्स क्रिएट हुए, द गैप्स आर सील्ड बाय गैप्स जो क्रिएट हुए, दे आर सील्ड बाय अगेन डीएनए पॉलीमरेज 1। सॉरी, गैप्स आर सील्ड बाय अनदर एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेस। कुछ नहीं इसमें, हाँ, जिस पोलैरिटी से बेटा स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसी डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, फिर जहां जहां पर प्राइमर था वहां पर गैप क्रिएट हुआ, उन गैप्स को सील कर देगा एक और एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेस। ठीक है, अब देखो, इतना ही नहीं, इसके बाद बेटा प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर गलती से कहीं पे कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, वैसे चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर गलती से कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ भी है, वो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है बाय मींस ऑफ अनदर एक्टिविटी। उस एक्टिविटी का नाम है बेटा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन करेगा? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 अगेन बाय, ध्यान से देखना यहां पर क्या लिखूंगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें आसमान जमीन का फर्क है।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे दोनों स्ट्रैंड्स बन गए, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। अब बात आएगी बेटा जी रिमूवल ऑफ प्राइमर्स की। लीडिंग स्ट्रैंड की स्टार्टिंग में केवल एक प्राइमर था, उसको रिमूव करना, और लैगिंग स्ट्रैंड के हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट के स्टार्ट पे एक प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर्स रिमूव होते हैं एक और एंजाइम से जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। और जो डीएनए सिंथेसिस हुई ना बेटा, ये हुई थी एक एंजाइम से, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज 3। एक मिनट में पिछले पेज पे जाऊंगा। जो मैंने ऑरेंज कलर से एंजाइम बनाया था ना, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। अब जाएंगे न्यू पेज पे। यहां पर बात हो रही है डीएनए पॉलीमरेज 1 की। एक और एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है, जहां जहां पर आरएनए प्राइमर है वहां पर आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। कैसे ये मूव करता है? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नया वाला चेन सिंथेसाइज हुआ है। और नया वाला चेन सिंथेसाइज हुआ है कौन सी डायरेक्शन से? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ रहे हो? इसी पोलैरिटी में ये मूव करेगा, और मूव करते करते जहां जहां पर प्राइमर है वहां वहां पर हटा देगा। लीडिंग स्ट्रैंड पे एक ही प्राइमर था, उसको हटा दिया। लैगिंग स्ट्रैंड पर ज्यादा प्राइमर्स थे, उनको हटा दिया। अब जहां जहां पर प्राइमर था वहां पर गैप हुआ ना, उस गैप को सील करने के लिए एक और एंजाइम भगवान ने रखा है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब ये काम हो गया, प्राइमर भी रिमूव हो गए, गैप भी सील हो गया। अभी भी अगर कोई गलती हुई हो, जैसा जो कि चांसेस बहुत कम है, 1 इन अ मिलियन, उन गलतियों को ढूंढना और ठीक करना, उस प्रोसेस को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। मतलब कहीं पर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, उसको रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, वो काम होता है अगेन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है? इस बार ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन बेटा ये वाला डायरेक्शन देख लो, यहां से बैकवर्ड्स मूव करेगा और देखेगा भाई कहां पर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, बैकवर्ड्स मूव करेगा और देखेगा कहां पर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा। जब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास दो एक्टिविटीज होती हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो था ना, उसमें 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करके ही डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। हाँ जी, एम आई क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डन कर दो जल्दी। हो गया। अब इसके बाद हम आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरएनए के टाइप्स और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बेटा वो अगली क्लास में होगा, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज। ओके बेटा, बाय।